जिसमें जोधपुर रियासत, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन रियासतों को जोड़ा गया। रियासत तो आप समझते ही हैं, राजाओं का राज था, उनको जोड़ करके राजस्थान बनाया गया और यहाँ पर लोकतंत्र भी स्थापित हुआ। ये राजस्थान है जहाँ अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे दादा की उम्र के हैं जो मुझे बता रहे थे यहाँ की परिस्थिति की, आपको इस गांव में इनवाइट क्यों किया गया, क्यों आमंत्रित किया गया। तो मैं तो सोचकर ही, जब इन्होंने मुझे बताया, साथियों ने तो मेरे सिर्फ ये कहा था कि एक मामला है, कोई विधायक जो है वहां भवन नहीं बनने दे रहा है। लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको जमीन नापने के लिए कह दिया गया, वो कहते हैं नहीं, विधायक जी मना कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ LIU के लोग भी होंगे, प्रशासन के लोग भी होंगे, तो यहाँ के कलेक्टर साहब को और यहाँ के तहसीलदार साहब को ये जाकर जरूर बताइएगा कि उनको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, किसी विधायक MP MLA के टैक्स के पैसे से नहीं मिलती। तो काम और नौकरी उन्हें सबसे पहले हमारी करनी है, उनकी नहीं। तो जमीन तो उनको क्या, उनके आला अधिकारी को भी नापने के लिए यहाँ अब आना ही पड़ेगा, ये तो तय है। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। अपनी बात को शुरू करने से पहले नमन कर दूं उन बहुजन समाज के महापुरुषों को, जिनकी वजह से आज इस देश के अंदर अछूतों का वजूद है। SC ST OBC, यहाँ की महिलाएं, इन वर्गों का वजूद है। आज जैसे कल मैं जब आ रहा था तो मुझे बताया गया, मैं कुछ सवाल मेरे मन में थे, तो साथियों ने मुझे बताया कि एक गुरु और यहाँ पर हुए हैं, नाम उनका जम्बोजी है, विष्णु समाज के लोग उनको मानते हैं। मैंने पहली बार सुना है ये नाम, क्योंकि इतिहास में जितने भी महापुरुष मिलते रहे उनको पढ़ते रहे। मैंने गूगल निकाला और गूगल निकालने के बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने 29 व्यवस्थाएं समाज को दी, किसी एक समाज को नहीं दी। अगर कोई सोचता हो कि सिर्फ एक समाज को, विष्णु समाज को दी, नहीं, ये गलत है। महापुरुष जब व्यवस्थाएं देते हैं वो एक समाज को नहीं देते, वो पूरी मानव जाति को देते हैं। तो पूरा तो नहीं पढ़ पाया, जो व्यवस्थाएं कुछ मेरी समझ आई, उनकी पढ़ी हुई, लिखी हुई, तो ये मेरी समझ में आ गया कि वो भी प्रकृति के पोषक थे। जैसे सतगुरु रविदास जी रहे हैं, जैसे गुरु नानक रहे हैं, गुरु घासीदास जी रहे हैं, संत कबीर रहे हैं, ऐसे ही जब गुरु जम्बोजी भी प्रकृति के पोषक रहे और मानवता के पोषक रहे। जो जितना मैं उनको पढ़ पाया, इतना मेरी समझ आया। तो मुझे भी अच्छा लगा कि एक महापुरुष की गिनती और हुई है, जिसको मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा। ये राजस्थान है, और राजस्थान में कभी हांडी छूने पर, कभी मूछ रखने पर, कभी सिर्फ जाति के नाम होने पर हत्याएं होती रहती है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। और ये अब से नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है कि सामंती राज से हो रहा होगा, जब यहाँ सामंतियों का राज था, या जब यहाँ पर जागीरें थी, जब से होता रहा होगा। ये आम घटनाएं चली रही हैं, आज तक भी चल रही हैं। अभी यहाँ तो साथी ने बताया कि ये वो क्षेत्र है कि यहाँ आंदोलन नहीं होते थे। कभी बहुत साल पहले प्रशासन ने आंदोलन करने वाले लोगों को बहुत मारा पीटा था, खूब, तो इसलिए यहाँ आंदोलन बंद हो गए थे। मुझे ये भी बताया कि ये वो भी क्षेत्र है कि यहाँ आप जिस घर के बाहर चले जाओगे आपको इतना मान सम्मान मिलेगा कि शायद पूरे भारत में कहीं ना मिलता। ये भी मुझे बताया। एक मुखभागे लड़की थी जो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, उसका शारीरिक शोषण हुआ। उसके बाद यहाँ भीम आर्मी की टीम आई, उसने आंदोलन किया, और आंदोलन करने बाद यहाँ के लोगों में ऊर्जा आई गलत के खिलाफ खड़े होने। मैं आज आपको भीम आर्मी का मतलब भी बताऊंगा। भीम आर्मी किसी एक जाति विशेष वर्ग का संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर वो व्यक्ति जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, हर वो व्यक्ति जो अपनी आवाज बिना डरे बुलंद कर सकता है, हर वो व्यक्ति जो आडंबर को छोड़ करके प्रकृति की व्यवस्था में विश्वास रख सकता है, हर वो व्यक्ति जो ताकतवर के सामने खड़ा होकर के
गरीब ऐसा है लोगों की मदद कर सकता है, वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता बनने के लायक है, वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। और भीम आर्मी का कार्यकर्ता बनने के लिए आपको किसी सिग्नेचर, किसी चिट्ठी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां पे लगता हो पूरे देश के अंदर कि वहां गलत हो रहा है, जाओ सड़क पर जाकर उसकी आवाज उठाओ, और यहाँ के कलेक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको कह दो कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, जेल भेज दे, कोई फर्क नहीं। यह है भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने का प्रमाण। सही मायने में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि अभी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने इस देश की व्यवस्था को बेचा। कैसे बेचा? आप समझ पा रहे होंगे कि यहां अंग्रेज आए थे, इस देश में अंग्रेज आए थे जब यहां रियासतें थी, अलग अलग रियासतें थी। जो रियासतों के नाम मैंने लिए, ये भी अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजा थे। तो यहां जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज यहां व्यापार करने के लिए आए थे। गौर से समझिएगा मेरी बात को। अंग्रेज यहां व्यापार करने के लिए आए, और व्यापार करने के बहाने उन्होंने भारत को धीरे 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 करके गुलाम बनाया। खेती हमारी, अनाज हमारा, मेहनत करने वाले हम। उन्होंने तो सिर्फ आए, यहां हमको खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, और उस व्यापार के जरिए इस देश को गुलाम बना लिया। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उनके समर्थक हो सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन आने वाले 10, 20, 30 साल के बाद जब मेरी जगह एक अगली नस्ल खड़ी होगी और मेरी उम्र का उस समय तक कोई व्यक्ति जिंदा रहा, तो ये स्थिति उस समय वो कहेगा, कहने लगे नहीं, कुछ लोग थे इस देश के अंदर जो लड़ रहे थे अन्याय के खिलाफ, वो चीख चीख करके भारत की जनता को बता रहे थे कि ये होने जा रहा है। चूंकि यहां कांग्रेस की सरकार है, एक कहावत है हमारे यहां, शेर का भाई बघेरा, शेर कूदे 9 बघेरा कूदे 13, समझ? ये सिद्ध होती है। इस ग्राम पंचायत में आकर तो वाकई सिद्ध हो गई, बिल्कुल सिद्ध हो गई। एक कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर देश चलाएंगे, दूसरे कहते हैं कि हम धर्म हटाकर देश चलाएंगे। हम उनसे कहते हैं कि धर्म इंसानों से बनता है, आप इंसानों के लिए देश चलाओ, इंसानों के लिए राजनीति करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, ये छोटा सा मामला मैं पढ़ रहा था अभी, जो उन्होंने बताया कि आप पंचायत भवन बनने की बात है। पंचायत भवन, सबसे पहले समझिए पंचायत भवन का काम क्या होता है। हमारे यहाँ तो पंचायत भवनों में शादियां भी हो जाती है। जो गरीब बच्चे होते हैं, नहीं कोई ऊंची जगह वो कर सकते, तो पंचायत भवन में शादी हो जाती है। कोई बाहर से मेहमान आ जाए, 10 रहने की व्यवस्था नहीं तो पंचायत भवन में रह लेते हैं। भाई ऐसा समय आ सकता है, भूकंप है, बाढ़ है, और अन्य, जैसे भी बताया कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, और उस पंचायत भवनों में हमारी सार्वजनिक मीटिंगें होती हैं, सरकारी काम होते हैं, पंचायत के काम होते हैं, और वो पंचायत भवन मुझे ये महसूस होता है कि वो पब्लिक के बीच में होने चाहिए, ना कि पब्लिक से 4-5 किलोमीटर दूर। वो यहाँ के माननीय विधायक, क्या नाम है उनका विधायक जी का, हेमाराम जी, पद्माराम जी, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो व्यक्ति महान है वो महान है। मुझे जो इन्होंने बताया कि उनके जो पक्ष के लोग थे वो यहाँ चुनाव हार गए सरपंची का, और दूसरे पक्ष के लोग चुनाव जीत गए। सरपंची का मतलब ये होता है कि अपनी ग्राम सभा को उन्नत किया जाए, वहां पर विकास किया जाए। हर बार सरपंच बदलते हैं, और मुझे लगता है ग्रामीण सरपंचों के जो चुनाव होते हैं वो क्षमता के बल पर होते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर जाता है तो सब लोग उसकी तरफ वोट कर देते हैं, वो अच्छा काम नहीं करता तो वो हार जाता है। और ये जो पर्चा मुझे लिख कर दिया गया है, मुझे भी बताया गया कि यहाँ जो मौजूदा सरपंच है 500 वोटों से जीते। एक ग्राम पंचायत में 500 वोटों से जीतना, एक एमपी के चुनाव में 10 लाख वोटों से जीतना होता है, समझते हैं? मैं तो निवेदन करता हूं यहाँ के प्रशासन से कि जो जमीन आवंटित की गई है ग्राम सभा के द्वारा, वहीं पर ही वो भवन बनेगा, और ऐसा ना हो कि आप उसमें किरम काटी काटें। कांग्रेसियों को भी कहता हूं, भाई हमारा आपसे कोई
पर्सनल द्वेष तो नहीं है, ना राजनीतिक द्वेष है। आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका अलग राजनीतिक दल, मेरा अपना अलग राजनीतिक दल। लेकिन एक बात है कि अगर ऐसे छोटे छोटे मामलों में विधायक और एमपी पढ़ेंगे जो गांव के लोग आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, तो मजबूरन मुझे दिल्ली का राजस्थान भवन घेरना पड़ेगा और वहां चीख चीख कर कहना पड़ेगा कि राजस्थान में ऐसा ऐसा हो रहा है। और हमें डर नहीं लगता। क्या होगा? पुलिस डंडे मार सकती है, पुलिस डंडे मार सकती है, जेल भेज सकती है, उसमें तो एक्सपर्ट हैं, कई साल जेल रह चुके हैं, खूब पुलिस के डंडे खाए हैं, मारो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगत सिंह को भी तो पड़ता है ना, शहीद आजम भगत सिंह तो नाम तो सुना होगा। 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ने का जज्बा जिनके अंदर हो, ऐसे लोगों को पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। वो तीरंदाजी विधायक कर रहा हो या तीरंदाजी एमपी कर रहा हो या तीरंदाजी कोई प्रशासनिक अधिकारी कर रहा हो, वो तो बर्दाश्त की नहीं जाएगी भाई, बिल्कुल नहीं। ये इस बार निवेदन है भीम आर्मी के लोगों का जो काम करने का तरीका है, इस बार निवेदन है यहाँ के कलेक्टर महोदय भी सुन लें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ लगभग पूरा गांव ग्राम पंचायत बैठी हुई है। कितने हैं इस गांव के लोग जो चाहते हैं भवन यहाँ बने? हाथ खड़े करके बता दो। हाँ, तो मैं समझ गया कि पूरी ग्राम पंचायत यहाँ बैठी है, घर में वो गाय भैंस भी होंगी, बकरी भी होगी, है ना, और बैलगाड़ी ट्रैक्टर भी होंगे। तो कलेक्टर महोदय सुने कि अगर ये जो परेशानी है जल्दी सोल्यूशन इसका ना हुआ तो ये गाय भैंस बकरी लेकर के मेरी टीम आपके बंगले पे बैठेगी, वहीं बैठेगी और वहीं पंचायत भवन का काम वहीं से शुरू करेंगे हम दो भाई। अपने जानवर भी वहीं लेके चलेंगे और हम भी वहीं चलेंगे परिवार सहित। और अगर ये भ्रम आ गया हो यहाँ माननीय मौजूदा विधायक जी को कि उन्हीं की मनमानी चलेगी, तो ये नहीं है, क्योंकि योगी जी से बड़े मनमाना नहीं हो सकते। वहां उनकी नहीं चलने देते, यहाँ इनकी कैसे चल जाएगी? अब क्योंकि ये राजस्थान है, राजस्थान के कोने कोने में भीम आर्मी है, हर गांव में भीम आर्मी है, हर गांव में एक ना एक व्यक्ति नीले पड़ने वाला मिल जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर एक आवाज लगी तो अब से पहले जितने आंदोलन हुए हैं तो राजस्थान सरकार झेल नहीं पाई, प्रशासन झेल नहीं पाया, मदद ही मांगी कि भाई मदद कर दीजिए, मदद की हम लोगों ने, तो ये मामला इसका सोल्यूशन कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर। मुझे लगता है कि इस मामले का सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। अब मैं वो बात, क्योंकि थोड़ी सी बात मैं अपनी भी कर लूं, मैं भी किसान परिवार का बेटा हूं, जैसे हमारे नेता हमारे आदर्श भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी एक किसान परिवार के बेटे हैं। अभी साथी कह रहे थे कि हवा आई और ये पोल उड़ रहे थे तो इनको सब पकड़ के बैठे हुए थे। हमारा जो पैतृक गांव है ना, अब से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो है, वहां जब गर्मी हुआ करती थी ना, तो हमारे दादाजी बाल्टी में पानी लेके घूमते थे, किसी चूल्हे में आग तो नहीं है, क्योंकि हवा जैसे चलती थी तो पूरे पूरे गांव जल जाया करते थे। तो हम भी ऐसे बैकवर्ड गांव से हैं जैसे ये गांव है, बहुत लास्ट में आकर ऐसे ही गांव से हैं। तो गांव का दर्द बहुत भली भांति समझते हैं, गांव की परेशानियां भली भांति समझते हैं। उन परेशानियों से निपटने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का निर्माण किया गया था कि जिन लोगों की कोई नहीं सुनता उनकी भीम आर्मी सुनेगी। लेकिन हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मुझे लगता है कि सभी गांव के लोग, तो सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे, क्योंकि ये पंचायत भवन किसी एक जाति विशेष का तो नहीं होगा, ये सर्व समाज का होगा, सभी लोगों को फायदा होगा। तो हमें अगली रणनीति पर भी काम करना बहुत जरूरी है। आज इस देश के अंदर हम जैसे युवा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के चीखते चिल्लाते हैं, खूब मजबूती के साथ आंदोलन चला रहे। कहीं भी गलत होता है, राजस्थान ही नहीं कहीं भी, केरल हो, कर्नाटक हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी गलत हो जाए तो हमारी टीम वहां पहुंच जाती है और जाकर के लड़ने का काम करती है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं पे हर प्रदेश में कई हजार मुकदमे प्रशासन कर देता है। भाई न्याय की मांग करोगे, सच के साथ खड़े रहोगे तो देखो मुकदमे तो होंगे। महापुरुषों ने कहा कि जब आप सच के साथ खड़े रहते हैं ना, तो आपको दो नुकसान होता है। एक तो सामाजिक नुकसान होता है। सामाजिक नुकसान कैसा कि आपके परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त आपको कहते हैं भाई तू सच के साथ मत खड़ा हो, तेरा नुकसान होगा, लेकिन हम नहीं मानते तो हमसे टूट जाता है। दूसरा आर्थिक नुकसान होता है
क्योंकि जो आदमी सच के साथ खड़ा रहता है ना, वो कभी पैसे वाला बन ही नहीं सकता, क्योंकि सच के साथ खड़ा होना बहुत एक हिम्मत की बात है, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हम वही लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार देके गए, मत का अधिकार, वोट का अधिकार। मैं साथी को अभी, साथी कुछ कह रहे थे जी, बहन भी कह गए भाई चंद्रशेखर भाई को जिताना है। एक साथी ने कहा जी आप लोगों को जिताना है। देखिए जीतना जिताना तो पिछले 70-80 सालों से चल ही रहा है देश के अंदर, और यही कहाँ चल रहा है, जहां जहां लोकतंत्र वहां चल रहा है। सवाल यह है कि जीतना जिताना होना किसके लिए चाहिए, कौन लोग जीतने लायक हैं और कौन लोग राजनीति से बाहर निकालने के लायक हैं। सवाल ये समझना बहुत जरूरी है। और भारत के अंदर जहां धर्म और जाति के नाम पर राजनीति बड़े पैमाने पर है, भारत है, जब आप इसका इतिहास पढ़ेंगे, पिछला इतिहास चले जाएंगे, तो एक दौर ऐसा था, ये सोने की चिड़िया था। लेकिन इस सोने की चिड़िया को आज बिल्कुल इसके पंख नोच लिए गए, मांस उतार लिए गए, हड्डियों को कंकाल बना के छोड़ दिया गया, क्योंकि भारतीय इतिहास जो था उसको छुपाया गया, जो इतिहास नहीं था उसको बताया गया। कल का दिन जो गया है, कल एक और महापुरुष का शायद जयंती थी, कल एक और महापुरुष की जयंती थी, जिसने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था, सम्राट अशोक। पूरे विश्व में उस व्यक्ति का नाम गौरव से लिया था कि भारत को, अखंड भारत किसी ने अगर बनाया तो सम्राट अशोक ने बनाया। भारत को सोने की चिड़िया किसी ने बनाया, सम्राट अशोक ने बनाया। भारत में शांति रमन सबसे ज्यादा किसी के राज में रहा है तो वो सम्राट अशोक के राज में रहा है। मेरा बताने का औचित्य सिर्फ इतना ही है कि वो जो विचारधारा चली, समता समानता वाली विचारधारा, वो आज भारत में धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। वो लुप्त इसलिए हो रही है, जब भी सही और गलत की बात आती है तो फौरन आदमी अपनी जाति की तरफ, अपने धर्म की तरफ कदम बढ़ाता है कि नहीं, मैं अपनी जाति और अपने धर्म के साथ रहूंगा। मानवता ये नहीं कहती, मानवता ये कहती है कि जो गलत है वो गलत है, वो मेरा भाई हो सकता है, आप हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो गलत तो गलत है। तो अब उसी विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में वोट का अधिकार देकर के गए। वोट समझते हैं, आपका तो एक वोट एक मोहर है, लेकिन वो वोट इस भारत की तकदीर लिखता है। वो वोट आपकी ग्राम पंचायत की तकदीर लिखता है, वो आपके प्रदेश की, जिले की, पूरे देश की तकदीर लिखता है एक वोट। हम सिर्फ उस वोट को राजनीति समझ लेते हैं, नहीं, मत समझिए। पढ़े लिखे युवा यहां अगर बैठे हैं तो सोचना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। व्यवस्था आपके हाथ में है, आप जिसे चाहे बनाए, जिसे चाहे मिटा दें, आपके अंदर है। कल हम जैसे ना जाने कितने लोग खड़े होंगे, लड़ाई है, जो भी महापुरुषों को पड़ेगा वो लड़ने के लिए तैयार होगा, खड़ा होगा। मौत तो सच है, एक ना एक दिन आएगी, जरूर आएगी। यहां से जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, प्लेन में आते प्लेन क्रैश हो जाए, कोई सड़क पर चलते गोली मार दे, मौत तो निश्चित है, तो आनी है। लेकिन समझिए, जिन महापुरुषों का आज हम नाम लेते हैं वो भी नहीं है यहाँ, वो भी चले गए, ये नियम है प्रकृति का, लेकिन आज हम उनका नाम लेते हैं। तो उस वोट की कीमत को समझने का प्रयास कीजिए कि उस वोट की क्या कीमत है। जिस दिन भारतीय समाज के लोग उस वोट की कीमत को समझ जाएंगे और उस वोट का प्रयोग न्याय के हक में करना शुरू कर देंगे, ये जो छोटी मोटी समस्या है ना, इस देश की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। भारतीय राजनीति को पूरे देश में घूमकर बहुत गौर से देख रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, हर समाज में जाते हैं, बहुत गौर से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। तो सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है कि सबसे पहले व्यक्ति अपना भला करता है, बाकी वो बाद में सोचता है। ये भारतीय राजनीति है। और भारतीय इतिहास में भी ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो दो चीजें मिलेंगी। अगड़ों पिछड़ों का आंदोलन, वो क्या है? अब आप ये भी सोच रहे हैं वो क्या है? एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो गैर बराबरी चाहते हैं, जो कहते हैं मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं राजा हूं तू नौकर है। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं नहीं, जो इंसान पैदा हुआ है वो इंसान है, उसका काम छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसकी मान्यता उतनी है जितने एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की। ये दो आंदोलन इस देश के रहे। लेकिन आज
क्योंकि जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं होती है वो भ्रमित करते हैं। मैं भी आपको न्यूज चैनल में जाओ, आप देखोगे कि जब टीवी चलता है तो क्या है उसमें, पाकिस्तान भारत की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान ने कर दिया, भारत ने ये कर दिया, ये तो दिखाया जाता है। तो हमारा दिमाग का हो जाता फोकस फौरन पाकिस्तान पे, बिल्कुल चला जाता है। कभी ये तो नहीं दिखाएंगे कि यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आपकी जेबों में जो फोन है, आपके घर जो एलईडी लगी हुई है, वो सब चाइना के प्रोडक्ट हैं। ये बताता है कोई? नहीं बताता ना। तो समझिए, साइकोलॉजी समझिए। जहां उनकी राजनीति सिद्ध होती है वहां वो बात आपको समझा देते हैं, जहां राजनीति सिद्ध नहीं होती वो आपको नहीं बताते। इतना सा पाकिस्तान, 1 महीने में 29 दिन डिबेट चल रही है, 4 दिन नहीं लगते यहाँ से वहां तक। यहाँ से लाहौर पहुंचने में 4 दिन नहीं लगेंगे पैदल, अगर हम लोग मान लेना, चल पड़ेंगे। इतनी जनसंख्या है, 2-4 करोड़ मर जाए क्या फर्क पड़ रहा है भाई? जब देश की बात आएगी तो मरने से डर लगेगा क्या? मैं कहता हूँ ठीक है, बीमारी वालों को ठेका दे दीजिए, अगले 20 दिन में वहां घुस जाएंगे लाहौर में जाकर। इतना सा देश विद्दी सा, और न्यूज चैनल पर 28 दिन उसकी बोलर चल रही है। कभी ये भी तो बताइए कि भारतीय व्यवस्था में जो बेरोजगार है इनकी क्या व्यवस्था होगी, ये भी बताइए। ये नहीं बताएंगे क्योंकि वहां सब अपने फायदे की बातें करते हैं। इस व्यवस्था को बदलने का एक ही वो है मंत्र, वो जो आपके हाथ में मोहर की पावर है, अंगूठे से उस मशीन का बटन दबाने की ताकत है, वोट का अधिकार। समाज को इस तरीके से मोड़ दो कि अगर मैं नेता बना और मैंने काम नहीं किया तो अगली बार मैं नेता बनूंगा नहीं। ऐसा कर दीजिए तैयार समाज को। मैं देखता हूं इस देश की व्यवस्था क्यों नहीं बदल पाती है। ये भवन, हिम्मत है एक विधायक की इस भवन को ना बनने से रोक दे। वोट दे हम, विधायक बनाए हम, टैक्स का पैसे से तनख्वाह दे हम, और हमारे भवन को रोक दिया जाए। इतनी हैसियत है उसकी? है इतनी हिम्मत उसमें? नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हम कमजोर हैं। मुझे मेरे दादाजी ने कहा एक बार, अब तो वो नहीं है, कि देखो व्यवस्था भंग जो है ना वो गलत लोग नहीं करते हैं, जो गलत होते हैं वो व्यवस्था बेकार नहीं करते। सही लोग चुप रहते हैं तब व्यवस्था खराब होती है। अगर सही लोग बोलना शुरू कर दें तो यहाँ के प्रधानमंत्री की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो व्यवस्था खराब करे, लेकिन सही लोग शांत रहते हैं। इस आंदोलन को बढ़ाइए, इसी आंदोलन को बढ़ाइए और जिद बढ़ जाइए कि नहीं भवन यही बनेगा, ग्राम सभा के बीच में भवन बनेगा जहां से पहले से उसकी ईंटें रखी हुई। आप जीतेंगे 100%। जब आप इस आंदोलन को सच्चाई से बढ़ाएंगे ना, सच्चाई से बढ़ाएंगे ग्राम सभा के लोग। तुम लिखवा लीजिए मुझसे, अगर ये कहोगे 1 लाख लोग राजस्थान में आने चाहिए तो 1 लाख लोग राजस्थान में लेकर जाऊंगा चारों तरफ से। इतनी बड़ी टीम है, लेकिन लगना आप ही को पड़ेगा। वो कहता ना घर खीर तो बाहर खीर, कि घर रोटी खा के चलोगे तो बाहर भी रोटी मिलेगी। तो घर से लड़ना शुरू करोगे तब बाहर वाला कोई मदद करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरे गांव का आदमी भी मदद आप लोगों की तब करेगा जब आप खुद मजबूती से खड़े जाओगे, डंडा लेकर, मुझे ताड़ कर कहोगे नहीं भाई आप चाहे मरना हो जीना हो, लेकिन ये लड़ाई आन की है, इसे लड़ेंगे। बाहर के फिर लोग खड़े हो ना। और इतना तो विश्वास आपको अपने इस बेटे पे, अपने भाई पे करना ही पड़ेगा कि जो आदमी यूपी से यहाँ आ सकता है वो आपके लिए मर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हमारी तो ख्वाहिश ही है कि हम जैसे लोगों की मौत कभी आए तो वो आंदोलन में आए, समाज के लोगों की सेवा करते आए। यही लड़ाई है, सिर्फ यही लड़ाई है। मुझे वैसे तो पूरी उम्मीद नहीं, आशा है प्रशासन के लोगों से कि प्रशासन जाके मैसेज देगा माननीय विधायक जी को भी, और माननीय विधायक जी भी बिना अड़चन डाले इस काम को अपने ही करकमलों द्वारा कर देंगे। और नहीं करेंगे तो फिर भी मुझे प्रशासन से आशा है, फिर भी प्रशासन से आशा है कि हम जो है भवन अपना यही बनाएंगे। और अगर ये दोनों लोग, प्रशासनिक इकाई और राजस्थान की राजनीतिक इकाई, इस काम को नहीं करती है तो फिर भीम आर्मी इस काम में खड़ी होगी और यहीं पर ही बड़ा भवन बना के दिखाएगी वो कैसे होगा। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार।
आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका आभार, बुलाकर इतना प्रेम दिया। राजस्थान कम आया हूँ, 1-2 बार आया हूँ, तो राजस्थान के लोगों से अलग ही स्नेह मिला है, अलग ही प्रेम भाव मिला है। चलिए बैठा रहने दीजिए, बैठा रहने दीजिए। अलग ही स्नेह और अलग ही प्रेम भाव मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय की व्यवस्था को जो हम लोग स्थापित इस देश में करना चाहते हैं, उस व्यवस्था को स्थापित करने में के लिए आप सब लोग हमारी मदद करेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी कांसीराम। असल में वो राजनीतिक दल नहीं है, वो राजनीतिक दल नहीं है। वो जहां लोगों को न्याय नहीं मिलता या ऐसे सक्षम लोग जो राजनीति में परिपूर्ण है, राजनीति कर सकते हैं लेकिन गरीब है, वो उनके लिए बनाया गया राजनीतिक दल है कि आप सब लोग मिलकर के उसमें खड़े हों और अपनी क्षमता अनुसार अपनी क्षमता दिखाएं। एक उस भ्रम को भी तोड़ने का वो दल है कि बाप का बेटा विधायक, बाप विधायक, बेटा एमपी और पोता मुख्यमंत्री, जो ये वंशानुगत परंपरा जो चली आ रही है, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी उस दल का निर्माण किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे कंधे हमेशा मजबूत करते रहेंगे और हम जैसे युवाओं को बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हालांकि राजस्थान की बड़ी प्रथा है घूंघट, सब लोग घूंघट करती हैं। मेरा ये मानना है कि घूंघट प्रथा शायद इसलिए भी आई होगी कि राजस्थान में जब हवा चलती है तो धूल आती होगी, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बताऊं कि एक समय वो था कि यहाँ पर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं वो गौर से मुझे सुन, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, कोई अधिकार नहीं थे। पुरुष कई विवाह कर लेते थे, कई, और महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। अथक प्रयासों के बाद हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए, जिसमें बहुत बड़ा आंदोलन भी इस देश में रहा। तो जो बहनें मेरी पढ़ी लिखी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ें कि वो बिल क्यों लागू किया गया। उस बिल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ही वो लागू किया गया। और अगर किसी के मन में यह भ्रम हो कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, क्योंकि उनकी प्रतिमा बहुत पूरे देश में तोड़ी जाती है, बहुत सारे लोग बाबा साहब का विरोध भी करते हैं, बहुत सारे लोग। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें जरूर। जब आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे ना, तो मैं लिख के देता हूं, चमत्कार क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, भगवान क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब बाबा साहब अम्बेडकर को आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। और ऐसा बदलाव होगा कि आप खुद को बाबा साहब अम्बेडकर से दूर नहीं रख पाएंगे। यहाँ कुछ आज सीनियर साथी जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया, यहाँ पर भागीरथ जी हैं, जब से मैं बैठा हूँ मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, नंबर भी मैंने लिया है, साहब का कभी समय मिलता रहेगा तो मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा राजस्थान के विषय में। यहाँ उप सरपंच है पेमाराम जी, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आप सब सीनियर साथियों ने मुझे आशीर्वाद दिया। कालू राम जी समाज सेवी हैं, मुझे बताया कि यहाँ पर जमीन उन्होंने दी है, दान की है।